नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और हमारा उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 112 नवचयनित परिवहन आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्ग पर सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 2 प्रचार वाहनों को भी रवाना किया है। इस मौके पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले नवचयनित अभ्यर्थी को सीएम धामी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये सफलता न केवल चयनित युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और संकल्प का परिणाम है, बल्कि इसमें उनके परिवारजनों के सहयोग, त्याग और आशीर्वाद की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर हल्द्वानी में एक अत्याधुनिक नवो भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस भवन के विभिन्न सरकारी विभाग ही एक छत के नीचे संचालित होंगे, जिससे नागरिकों को कई सुविधाएं एक स्थान पर ही सुलभ हो सकेंगी। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि यह भवन प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ साथ सेवाओं की दक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ाएगा। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की है। नागरिकों को मिलेगी कई सुविधाएं। हल्द्वानी में बन रहा है अत्याधुनिक भवन, वहीं नागरिकों को अब कई सुविधाएं मिलेगी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप राज्य के पूंजीगत परिव्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। ये वृद्धि विकास परियोजनाओं को गति देने और बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित करने में सहायक होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे राज्य में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। तो वहीं उत्तराखंड को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से और अधिक प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सीमा में सटे हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर एक आकर्षक स्वागत द्वार का निर्माण किया गया है। ये स्वागत द्वार उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान, आस्था और परंपरा को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और नागरिकों के लिए ये द्वार एक सकारात्मक और गरिमाई संदेश देता है। साथ ही देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सीमा से लगे हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर पर भव्य स्वागत द्वार तैयार किया गया है। ये द्वार ब्रह्म कमल की आकृति से सुशोभित है, जो देवभूमि की आस्था, परंपरा और सौंदर्य का प्रतीक है। ये द्वार कहता है कि उत्तराखंड पधारिए, जहां आस्था और प्रकृति आपका स्वागत करती है। ये द्वार करीब 4.5 करोड़ की लागत से बनी है। ये प्रवेश द्वार यात्रियों को उत्तराखंड पहुंचने के एहसास को यादगार बनाती है। उत्तराखंड ऋषियों की तपोभूमि है, नदियों की उद्गम स्थली और हिमालय की गोद में बसी संस्कृति का अमूल्य धरोहर है। बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे 4 धाम यही बसते हैं। गंगा, यमुना जैसी जीवनदायिनी नदियां यही बहती है। अनगिनत मनोरम पर्यटन स्थल है। इस प्रवेश द्वार पर संस्कृत और हिंदी से संदेश अंकित है। स्वागतम देवभूमि उत्तराखंड, देवभूमि में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री धामी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड की सीमाओं को सुदृढ़ और पहचान योग्य बनाया जाए, ताकि राज्य की छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। नारसन बॉर्डर पर यह पहल उसी दिशा में एक अहम प्रयास है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार स्वागत द्वार की डिजाइन में स्थानीय स्थापत्य कला, धार्मिक प्रतीक और पारंपरिक वास्तुकला का विशेष ध्यान रखा गया है। ये स्वागत द्वार उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक आस्था और प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है। अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और यात्रियों का स्वागत गरिमापूर्ण माहौल में होगा, जो राज्य की सकारात्मक छवि को और मजबूत करेगा। ये न सिर्फ राज्य की गरिमा बढ़ाएगा, बल्कि पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।
तो वहीं आज भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्यवाही और वीर सैनिकों का सम्मान करते हुए तिरंगा स्वाभिमान यात्रा का सफल आयोजन किया। इस यात्रा में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी, नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, वहीं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं, राजनीतिक संगठनों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। यात्रा की शुरुआत टेहरी बस स्टैंड से हुई और ये घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक तक फैली। तो वहीं यात्रा की शुरुआत टेहरी बस स्टैंड। पूरा मसूरी यहाँ मॉल रोड पर निकला है अपने जवानों को, अपनी सेना को ये एक मैसेज देने के लिए कि हम हर पल आपके और आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। आप जो बलिदान, जो त्याग हमारे लिए करते हैं, उसके लिए हम सदा आपके कृतज्ञ रहेंगे और ऐसे नागरिक बनने की कोशिश करेंगे जिससे आपको भी हम पर उतना ही गर्व हो जितना हमें आप पर गर्व हो। ये संदेश देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए आज मसूरी पूरा सड़कों पे उमड़ा है। भारतीय सेना के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से साहस? देखिए, भारतीय सेना की वजह से आज हम सब यहाँ खड़े हैं। भारतीय सेना ही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को तबाह किया, उनके एयर बेसेस को तबाह किया। भारतीय सेना को मैं नमन करती हूँ और मैं हर एक उस सैन्य परिवार को भी नमन करती हूँ जो अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने, नौसेना, थल सेना और जल सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत मात्र 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। उसके 9 एयरबेस तबाह कर दिए, उसकी 20 चौकियां तबाह कर दी। जहां मात्र भारत के 5 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 50 सैनिक मारे गए, 100 आतंकवादियों को मारा गया। और 2 दिन अगर युद्ध होता तो पाकिस्तान टूटने की कगार पर था। इतिहास गवाह है कि जब जब पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ी है, उनको हार देखनी पड़ी है। 1971 में विश्व का सबसे बड़ा सरेंडर 95,000 सैनिकों ने भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था और पाकिस्तान को अपनी हार दिखते हुए वहाँ के डीजीपीओं ने भारत के डीजीपीओं से बात की और भारत की शर्तों पर सीज फायर हुआ। भारत की सेना के जज्बे को सैल्यूट करने के लिए आज पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है कि मसूरी में समस्त नागरिक, समस्त वर्गों के लोग, समस्त धर्मों के लोग, छात्र छात्राएं मिलकर एक बड़ी तिरंगा सम्मान यात्रा, शौर्य यात्रा में आज सबने प्रतिभाग किया। और हमें गर्व है भारतीय सेना पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, हमारी देश के जवानों पे, जिन्होंने मिलकर हमें इस प्रकार से सुरक्षित रखा हुआ और हमें फतेह दिलाई है। उन्हीं के सम्मान में आज ये तिरंगा एकता यात्रा, शौर्य यात्रा का आयोजन हुआ। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ देश के सैन्य बलों ने अदम्य साहस के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए देश भर में कांग्रेस जय हिंद रैली निकालेगी। उत्तराखंड की रैली हल्द्वानी में 31 मई को निकाली जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जानकारी दी कि वर्चुअल बैठक के जरिए प्रदेश प्रभारी, आपको साथ ही बताते चले कि साथ ही प्रदेश में चल रहे परीक्षण शिविरों और अन्य संगठनात्मक आंदोलन गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली गई। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो कुछ हुआ और उसमें जो वीरता, साहस और पराक्रम हमारी फौजों ने दिखाया है, उसको लेकर एक झंडा रैली हल्द्वानी में सुनिश्चित की गई है। क्योंकि एक संविधान बचाओ रैली हमारी देहरादून हो चुकी, जिसमें सचिन पायलट जी आए थे। ये 31 तारीख को इसी महीने हल्द्वानी में झंडा रैली के नाम से होगी। एक बड़ी भव्य रैली ये होने जा रही है। इसमें सेना के तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत हाल ही में अल्मोड़ा पहुंचे, जहां हरीश रावत ने देश की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि इस मसले पर सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन पहले से ही चुनौती खड़ी करते रहे हैं और अब अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है।
यहाँ तक कि नेपाल भी इस चुनौती में कूद सकता है, जिससे भारत के लिए नई सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। सारी बातें कहने की हैं, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा एकता का ही संदेश देश और दुनिया में जाए, क्योंकि एक नया गठजोड़ उभर रहा है। पाकिस्तान, अब उसमें अफगानिस्तान को लेने की भी कोशिश हो रही है, चीन, बांग्लादेश का, और उसमें नेपाल कब कूद पड़ेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो नई चुनौतियां नई तरीके की खड़ी हो। तो वहीं उत्तराखंड बीजेपी में लंबे समय से नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी का इंतजार हो रहा है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान सामने आया है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्रदेश प्रभारी ने जानकारी दी है कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए प्रक्रिया चल रही है। सब कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है, जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन। तो वहीं देश भर में एक देश एक चुनाव को लेकर इन दिनों चर्चा हो रही है। सांसद के तहत नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति विभिन्न प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है, वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है। तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है, इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा। और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है, उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है, उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। तो निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये प्रस्ताव है, ये लागू होना चाहिए। ये जनता के सीधे सीधे फायदे का कार्य। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी, तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा, क्योंकि ये एक तकनीकी विषय है। और निश्चित तौर पर जो है आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक देश और एक चुनाव होते रहे हैं, और वैसे भी इस देश के अंदर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की व्यवस्था है। तीनों चुनाव की अपनी अपनी रणनीति होती है, अपने अपने मुद्दे होते हैं। और कांग्रेस ने ये भी कहा है कि जो मतदाता सूचियां हैं वो तीनों चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची बने। इस पर जो है चुनाव आयोग को ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, तभी जो है पूरे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। अब चुनाव की जो तो वहीं कुआवर क्षेत्र में नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने प्रदर्शन के बाद जिला अधिकारी आलोक पांडे मीडिया के सामने कहा कि कुआवर एनएच की समस्या से समाधान के लिए वैकल्पिक बाईपास को मंजूरी मिल गई है। लगभग 10.50 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास 2 माह के भीतर तैयार कर लिया जाएगा। और कुआरव के बारे में जानते हैं कि पिछले सितंबर से ये घटना शुरू हुई है और एक भौगोलिक घटना है, और जिस तरह का टेक्टोनिक मूवमेंट वहाँ हो रहा है और चट्टानें दरक रही हैं, तो वाकई। लेकिन आपको जिला प्रशासन को भी देखना पड़ेगा कि कुआरव में लगातार हमारा ट्रैफिक जारी है और कभी भी ऐसी स्थिति नहीं होती कि यातायात हमें रात्रि को छोड़ के बंद करना पड़ा हो। वहाँ हमारी 2 JCB 2 पोकलाइन 24 घंटे तैनात रहती हैं, और भारत सरकार भी इसके लिए प्रयास कर रही है। और माननीय अजय टम्टा जी जो ये गृह क्षेत्र भी है, हमारे परिवहन राज्य मंत्री जी भी हैं, उनके प्रयास से अब तक 86 करोड़ रुपया ये स्वीकृत हो चुका है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ 100 मीटर के लिए 86 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। लेकिन आपदा की स्थिति है
और आज एक और महत्वपूर्ण घटना हुई है कि एक हमारे अल्टरनेट रूट के लिए जो हमने प्रस्ताव किया था 10.5 करोड़ का, उसकी भी स्वीकृति मिल गई है और उससे अल्मोड़ा की दूरी में सिर्फ 1 किलोमीटर का अंतर पड़े। तो वहीं हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित हरदेश ने अपने आवास पर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, कुमाऊं मंडल विकास निगम और साथ ही मंडी परिषद और जल संस्थान के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में क्षेत्र में चल रहे और पूर्ण हो चुके विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। चयनित मेरे को हल्द्वानी की महान जनता ने करा है, तो जो विधायक निधि का वितरण हुआ है उस विधायक निधि के लोकार्पण नहीं हो पाए संपन्न, तो मैंने उनको निर्देश दिए कि सबसे पहले तो जो लोकार्पण 2022 से लेके अभी तक, मेरे हिसाब से, अब हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, लेकिन इस प्रदेश में विधायक निधि खर्च करने में सबसे तेज़ मैं ही रहा हूँ और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो विधायक निधि है और जो त्वरित यहाँ पे आवश्यकताएं होती हैं उनको हम पूर्ण कर पाएँ, तो वही मैंने पहले निर्देश दिए। फिर उसके बाद अवश्य, क्योंकि गर्मी का सीज़न आने वाला है, आ ही गया है, पानी की आपूर्ति कैसे होगी, जल संस्थान से मैंने डिस्कशन करा, उनके जो कुछ प्रस्ताव है मैंने कहा मेरे लायक जो हो आप मुझे बताइए, कुछ अगर विधायक निधि के मद से अगर कहीं पे पेयजल की आपूर्ति के लिए आपको चाहिए कुछ तो मुझे बताइए। तो वहीं फायर सीजन शुरू होते उत्तराखंड में वन्य अग्नि यानी फॉरेस्ट फायर के नियंत्रण को लेकर वन विभाग ने अपनी कमर कस ली है। वहीं वन विभाग ने हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वन्य अग्नि मामले में बहुत कम और जितनी भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। देखिए, आपने ठीक कहा, इस साल वनाग्नि की घटनाएं बहुत कम हैं पिछले साल के मुकाबले, और हम लोग की तैयारी पूरी है। और इस वर्ष भी हमने चाहे हमारे क्रूज स्टेशन हों, चाहे फायर वॉचर्स का एंगेजमेंट हो, चाहे अन्य तैयारियां हों, वो पूरी हमारी बिल्कुल मुस्तैद हैं और हमारे फील्ड कर्मी भी पूरी तरह से तैयार हैं और जो भी छुटपुट घटनाएं हो रही हैं उनका तुरंत निवारण किया जा रहा है। इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, इन मिनिमम रिस्पांस टाइम हमारी टीम्स वहाँ पहुँच के जो भी वनाग्नि की घटनाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और इस साल तो हमने बहुत सारे नवाचार किए हैं जो कि निसंदेह हमें और ज़्यादा मदद कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल मैनेजमेंट हो, ऐप और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम के माध्यम से, चाहे वो चीड़ पिरूल की बढ़ी हुई दरें जो हमारी सरकार द्वारा किया गया है 3 रुपये से 10 रुपये, उसके कारण अधिक चीड़ पिरूल का कलेक्शन और उससे जुड़ी हुई जो तैयारियां हैं वो हों, चाहे वो IMD के साथ हमारा MOU हो जो कि हमको लगातार कस्टमाइज्ड वेदर रिपोर्ट दे रहा है। और इस तरह की हमने बहुत तैयारियां की हैं इस बार। अभी हमने रिसेंटली हंस फाउंडेशन के साथ भी MOU साइन किया है ताकि उनके वॉलंटियर्स भी हमको वनाग्नि में पूरी तरह से मदद करें। तो इस तरह से हमने बहुत सारी नए नवाचार किए हैं इस साल जिनसे हमको तो वहीं 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृति दी है। वहीं खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों के तहत 31 मई तक आवेदन मांगे गए हैं, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल करेगी। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने संबंधित संपत्ति मामले में ईडी के कुर्की आदेश पर 21 अगस्त तक हाई कोर्ट की ओर से रोक लगी रही। वहीं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सबके समक्ष आपको बताते चले कि मामले की सुनवाई हुई। साथ ही मामले के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने जुड़े 101 बीघा भूमि की कुर्की अपने ईडी के आदेश पर रोक लगा दी गई थी। ईडी ने इस साल जनवरी में
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत यह कार्यवाही की थी। ईडी की ओर से दावा किया गया था कि संलग्न भूमि पंजीकरण मूल्य 6.56 करोड़ है, जबकि इसका ब्याज मूल्य 70 करोड़ रुपए से अधिक अनुमानित है। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पहले से सफल रही, जिसमें पलायन में कमी आई है। साथ ही शिक्षा, रोजगार, कृषि और पर्यटन क्षेत्रों में सरकार के तहत शुरू किए गए कार्यक्रमों में युवा को स्थानीय अवसर प्रदान किए गए। वहीं सीएम धामी ने बताया कि इन उपायों में न केवल रोजगार के नए अवसर बने हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक विकास भी तेज हुआ है। स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की है और राज्य के समग्र विकास की और उनकी भागीदारी की उम्मीद जताई है। उत्तराखंड में इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेगी। वहीं शासन ने आयुष विभाग को इसकी अनुमति दे दी है। पहली बार योग दिवस पर 10 देशों के राजदूतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगासन कर आम लोगों के स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को अपनाने का संदेश देंगे। 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए इस बार गैरसैंण को चुना गया है। तो वहीं देहरादून शहर में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है, जिसमें प्रमुख ऐतिहासिक स्थल घंटाघर भी शामिल है। जिलाधिकारी की निगरानी में घंटाघर चौक को आधुनिक रूप देने और यातायात के लिए सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत शहर के चौक चौराहों को पारंपरिक एवं पौराणिक शैली में सौंदर्यीकृत किया जा रहा है। इन सुधारों से जहां यातायात प्रबंधन में मदद मिलेगी, वहीं घंटाघर का नया रूप इसे पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र बनाया गया। देखिए, घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।